स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के स्पेशल डिजिटल प्रोग्राम में। मैं हूं सारिका सिंह। कार्यक्रम में आज देखिए, मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। पहलगाम हमले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, माफी मांगने के लिए नहीं थे शब्द। दिखाएंगे घाटी में अब कैसे हैं हालात। कनाडा में संसद की 343 सीटों के लिए वोटिंग। जानेंगे ट्रंप टैरिफ के साथ कई और चुनौतियों के बीच क्यों कनाडा के लिए अहम है ये चुनाव। और बीती रात वैंकूवर में हुए कार अटैक के बाद कैसा है माहौल। गजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को बैन करने के इजराइल के कदम के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शुरू हुई सुनवाई। इस बीच गजा में बढ़ने लगा हमास के खिलाफ गुस्सा। दिखाएंगे रिपोर्ट। रूस ने रखा यूक्रेन के साथ मई में 72 घंटों के युद्ध विराम का प्रस्ताव। यूक्रेन की ओर से नहीं आया कोई जवाब। दिखाएंगे पुतिन ने उत्तर कोरिया को क्यों कहा शुक्रिया। और दिखाएंगे उस बच्ची की कहानी जिसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को करनी पड़ी बेहद मुश्किल सर्जरी। और कार्यक्रम में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते मंगलवार को हुए हमले की, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों से माफी मांगने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कश्मीरी इस हमले के साथ नहीं है। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना। लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। और पहलगाम हमले को 7 दिन हो गए। इस हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की भी घटनाएं हुई हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पुलिस और सुरक्षा बल पहलगाम हमले के संदिग्ध हमलावरों के मकानों को गिरा रहे हैं। अब तक कम से कम 10 मकानों पर यह कार्रवाई हो चुकी है। इस कदम पर जम्मू कश्मीर के नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, मगर यह भी ध्यान रखा जाए कि निर्दोष लोग इसकी जद में ना आ जाए। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार से अपील है कि वो अधिकारियों को निर्देश दे कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई ना करें। और बीते 7 दिनों में घाटी में क्या क्या हुआ, इस हमले का वहां के पर्यटन पर क्या असर पड़ा और अब कैसा माहौल है, इस पर जम्मू कश्मीर से जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव। पहलगाम हमले को हुए आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशंस चला रहे हैं। हमले के एक दिन बाद जब हम श्रीनगर पहुंचे तो यहां गुस्से और डर का माहौल था। श्रीनगर के लाल चौक में लोगों की एक बड़ी भीड़ उतरी और उसने इस हमले की निंदा की और साथ ही अमन की बहाली की मांग को एक पुरजोर तरीके से रखा। उसके एक दिन बाद जब हम पहलगाम गए तो वहां एक खौफ भरा सन्नाटा छाया हुआ था। तकरीबन सभी टूरिस्ट वहां से जा चुके थे, होटल्स खाली हो चुके थे और सभी दुकानें बंद थीं। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आनी शुरू हुईं कि कुछ सैलानी वापस पहलगाम लौट रहे हैं। पिछले कल जब हम पहलगाम पहुंचे तो ऐसे ही कुछ सैलानियों से हमारी मुलाकात हुई। इन सैलानियों का कहना था कि उनके मन में डर तो है, लेकिन जब कश्मीर के लोकल लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हालात इतने ख़राब नहीं हैं, तो उन्होंने आखिरकार पहलगाम आने का फैसला किया। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर की टूरिज़्म इंडस्ट्री पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। स्थानीय लोगों को लग रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर में सैलानियों का आना अब कम ना हो जाए। और चूंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था टूरिज़्म पर ही निर्भर करती है,
ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। लेकिन साथ ही वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे और टूरिस्ट्स जम्मू कश्मीर आने से नहीं कतराएंगे। और अब खबर कनाडा से, वो देश जहां बड़ी तादाद में भारतीय नौकरी या पढ़ाई के लिए जाते हैं। वहां के आम चुनाव में आज लाखों लोग वोट डालेंगे। इस चुनाव में कई भारतीय भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यही वो देश भी है जिसे अमेरिका में मिलाने की बात कह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने विवाद खड़ा कर दिया था। चुनाव में उसकी भी गूंज सुनाई दी। कैंपेन के दौरान सत्ताधारी लिबरल पार्टी के लीडर मार्क कार्नी ने कैंपेन के आखिरी दिन अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए और अमेरिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वो ट्रंप से मुकाबला करने के लिए सबसे अच्छे शख्स हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ट्रेड वार ने ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने अपने पड़ोसी, करीबी दोस्त और सहयोगी कनाडा को धोखा दिया है। वक्त है कि हम एक देश के तौर पर साथ आएं, क्योंकि हमें लड़ना है, खुद को बचाना है और नए सिरे से अपने देश को बनाना है। चुनावी सर्वे के मुताबिक कार्नी के मुख्य प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पियर पालिएव उनसे 20 पॉइंट आगे थे। लेकिन ट्रंप के कनाडा पर बयान के बाद ये बढ़त खत्म हो गई। हालिया आंकड़े बताते हैं कि दोनों के बीच अब फिर से काफी करीबी टक्कर है। लिबरल पार्टी के रहते 10 सालों में कीमतों और अपराध में बढ़ोतरी हुई है। हम चौथी बार उन्हें मौका नहीं दे सकते। हमें बदलाव कर नई कंजर्वेटिव सरकार लानी होगी जो लोगों की सुरक्षा करेगी और सस्ते दामों पर घर मुहैया करवाएगी। मार्क कार्नी का प्लान वही है जो जस्टिन ट्रूडो का था, ज्यादा खर्च, ज्यादा टैक्स और जुर्म पर नरम रुख। हम लिबरल पार्टी के और 4 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें बदलाव चाहिए। और कैंपेनिंग का आखिरी दिन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन शाम को वैंकूवर में हुए एक कार अटैक से तनाव बढ़ गया। वैंकूवर में हो रहे एक फेस्टिवल के दौरान एक गाड़ी घुस गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि 30 साल के जिस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है उसका मानसिक बीमारी का रिकॉर्ड रहा है। वो इस घटना को आतंकवाद से जोड़कर नहीं देख रहे। लेकिन क्या वैंकूवर में हुए इस कार अटैक से चुनावी नतीजे प्रभावित हो सकते हैं? इस बारे में बता रहे हैं कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी के मोशे लैंडर। इस अटैक से हर कोई दुखी है। इसे आतंकवादी हमला नहीं बताया गया है और ऐसा लगता है कि जिस शख्स ने इस अटैक को अंजाम दिया है उसका कोई मकसद रहा होगा। लेकिन मतदान से पहले हुई ये घटना कनाडा के लोगों की सोच पर असर डाल सकती है और कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और कनाडा में कैसा माहौल है, ये बताने के लिए हमारे साथ वैंकूवर से जुड़ चुके हैं बीबीसी संवाददाता सरबजीत सिंह धालीवाल। सरबजीत, जिस तरह से भारत में जब वोटिंग का दिन होता है काफ़ी गहमा गहमी होती है, वहाँ कनाडा में कैसा माहौल होता है? देखिए सारिका, इस वक्त मैं एक वोटिंग सेंटर पे मौजूद हूँ जहाँ पे मेरे पीछे वोट डल रहे हैं। और क्योंकि ज़्यादा रश नहीं है, अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है वोटिंग डलते हुए, लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि आज सोमवार है यहाँ पर और वर्किंग आवर्स हैं। इंडिया में देखा होगा कि छुट्टी होती है जिस दिन वोटिंग होती है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग आज वोट डालेंगे या आज नहीं डाल सकते, वो मेल के जरिए भी, और एक एडवांस वोटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है 18 से 21 अप्रैल तक। तो जो है बड़ी शांतमय तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। सिक्योरिटी का भी यहाँ पे बड़ा प्रबंध नहीं होता। आप अपना आईडी प्रूफ दिखा के कोई भी कैनेडियन 18 साल का जो ऊपर है वो वोट डाल सकता है। तो कुल मिला के कहें, भारत से टोटली फर्क है यहाँ पर वोट डालने का। और आपने देखा होगा कि भारत में इंक लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप वोट डालिए और अपने घर जाइए, अपने काम पे कीजिए। तो कुल मिला के काफी शांतमय तरीके से यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच कनाडा की कई चुनौतियां दिखी और उस बीच ये चुनाव आया है, तो ऐसे में लोगों को क्या उम्मीदें हैं इससे? जैसे ये चुनाव जो है वो कैनेडियन लोगों के लिए काफ़ी अहम है। 2015 से यहाँ पर लिबरल पार्टी सत्ता में थी और इस वक्त चुनाव में जहाँ कैनेडियन लोगों का फ्यूचर क्या होगा, बड़ी चुनौतियाँ इस वक्त कनाडा फेस कर रहा है। ख़ास तौर पर अमेरिका जो कनाडा को अपने में मिलाना चाहता है, उन्होंने स्टेटमेंट भी आई है, ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। इसके अलावा महंगाई जो है वो बड़ा मुद्दा है। हाउसिंग क्राइसिस एक यहाँ पे बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पर वो काफ़ी अहम है। अभी
अभी जैसे वैंकूवर में ये घटना हुई है, उससे जो है एक बड़ा असर, आपने कहा का वो असर लोगों के मन के ऊपर है कि कितने लोग यहाँ पे वहाँ पे मौत हुई है। तो ये एक काफी अहम मुद्दे हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जिस मुद्दों की यहाँ पर गूंज है वो टैरिफ है, वो यहाँ पे घरों का संकट है, महंगाई या जॉब कट्स है, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो कनाडा की इस वक्त काफी नाजुक दौर में चल रही है और उसी के चलते ये सारा चुनाव उस पर केंद्रित है। बहुत शुक्रिया सरबजीत इस पूरी जानकारी का। और अब रुख मिडिल ईस्ट का। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल की पार्लियामेंट ने 2 बिल पास कर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA के गजा और वेस्ट बैंक में काम करने पर बैन लगा दिया था। इजराइल का आरोप था कि UNRWA में हमास के लड़ाके शामिल हैं। इसी मसले पर हेग के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई शुरू हुई है। ये सुनवाई 5 दिनों तक चलेगी, जिसमें करीब 40 देश शामिल हैं। फलस्तीनी अधिकारी अम्मार हिजाजी ने कोर्ट से कहा कि इजराइल जंग के हथियार के तौर पर गजा में मानवीय मदद नहीं जाने दे रहा है, मगर इजराइल अपने बचाव में लिखित बयान ही जारी कर रहा है। और गजा में पिछले महीने हजारों लोग हमास और जंग के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। जंग शुरू होने के बाद से ये सबसे बड़ा प्रदर्शन था। यहाँ हमास के खिलाफ जब भी प्रदर्शन हुआ उसे हिंसक तरीके से दबा दिया गया। BBC संवाददाता पॉल एडम्स ने प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों से बात की। देखिए यरूशलेम से उनकी ये रिपोर्ट। ये कह रहे हैं बाहर जाओ, हमास बाहर जाओ। गजा की सड़कों पर विरोध बढ़ रहा है। इनका कहना है कि हमास ने इन्हें तकलीफों के सिवा कुछ नहीं दिया है। लोग नारे लगा रहे थे, ये संदेश दे दो कि हमास बेकार है। जंग के 1.5 साल बाद गजा का शासन चलाने वाले हमास के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। मोमिन अल नातौर एक आलोचक हैं। वो तबाह हो चुके इस शहर से हमास के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। गजा के बारे में दुनिया गलत सोचती है। दुनिया सोचती है कि गजा हमास है और हमास गजा। हमने हमास को नहीं चुना था, मगर हमास गजा की सत्ता में लौटने के लिए अपनी किस्मत के साथ हमारी किस्मत को भी जोड़ रहा है। उसे हटना होगा, नरम पड़ना होगा। लड़ने के मामले में वो बहुत कमजोर हो चुका है। मगर खुलकर बोलना बहुत खतरनाक है। हमास ने कभी विरोध बर्दाश्त नहीं किया है। वो इसराइल से लड़ने में बिजी है, मगर वो आलोचकों को सजा देने से नहीं हिचकता। ये ओडे रुबाई हैं। अपने आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में अकेले और डरे हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। उन लोगों ने हमें बर्बाद और तबाह कर दिया है। इस मैसेज के बाद ओडे की मौत हो गई। एक वीडियो में उनके शरीर पर जख्म देखे जा सकते हैं। ये वीडियो यहाँ दिखाने लायक नहीं है और वो अकेले नहीं है। हमने हमास के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कई और लोगों की तस्वीरें भी देखी जिन्हें पीटा और मार दिया गया है। ओडे के जनाजे में बदला लेने के नारे लगे और फिर मांग की गई कि हमास गजा से निकल जाए। पिछले साल अमीन आबिद को आवाज उठाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। वो बच तो गए, मगर उन्हें इलाज के लिए विदेश जाना पड़ा। उन्होंने दुबई से हमसे बात की। हमास की ताकत कम होने लगी है। ये पहले जैसा नहीं रहा। इन दिनों हमास बहुत कमजोर दिख रहा है। ये एक्टिविस्ट और आम लोगों को टारगेट कर रहा है। लोगों को डराने के लिए मारा और पीटा जा रहा है। पिछले महीने युद्ध विराम खत्म होने से पहले हमास ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर अब ये लड़ाके अंडरग्राउंड हो चुके हैं और गजा के आम लोग फिर से जंग में पिस रहे हैं। नाउम्मीदी के बीच कुछ लोग इसराइल और हमास के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करने लगे हैं। इस गुस्से ने विद्रोह की शक्ल तो नहीं ली, लेकिन 20 साल तक शासन चलाने के बाद गजा पर हमास की पकड़ कमजोर होने लगी है। BBC संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। बात रूस यूक्रेन जंग की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच 3 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया है। रूसी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 72 घंटे के युद्ध विराम की शुरुआत 8 मई से होगी, जो 10 मई तक जारी रहेगा। रूस ने कहा कि युद्ध विराम मानवीय कारणों और दूसरे विश्व युद्ध में मिली जीत के 80 साल पूरे होने पर किया जाएगा। अभी तक इस बारे में यूक्रेन और अमेरिका की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को शुक्रिया कहा है। वजह, यूक्रेन के साथ जंग में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक भेजे थे।
उत्तर कोरिया ने पहली बार रूस यूक्रेन जंग में अपने सैनिक भेजने की बात मान भी ली है। उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने रूसी इलाके कुर्स्क को आजाद कराने में मदद की। राष्ट्रपति पुतिन ने इस जंग में जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि रूस उन जवानों को कभी नहीं भूलेगा। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का मानना है कि यूक्रेन में कम से कम 1000 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन पर रूस के हमलों से निराश हैं, मगर वो मानते हैं कि यूक्रेन के नेता शांति के लिए क्राइमिया पर दावा छोड़ने को तैयार हो सकते हैं। रूस ने 11 साल पहले इस पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था। और म्यांमार और थाईलैंड में बीते महीने ताकतवर भूकंप आया था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 1 महीना बीत जाने के बावजूद लाखों लोगों को जरूरी मदद नहीं मिल पाई है। म्यांमार के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां पर 3800 लोग मारे गए हैं। बैंकॉक में एक टावर ढहने से 63 लोगों की मौत हुई थी। म्यांमार में राहत कार्य में लगी एजेंसियां कहती हैं कि वो उन इलाकों में नहीं जा पा रही जहां पर विद्रोहियों का कब्जा है। सत्ताधारी सेना और विद्रोहियों दोनों ही ने भूकंप के बाद सीज फायर का ऐलान किया था, मगर सेना ने हवाई हमले करना जारी रखा है। वहीं बैंकॉक में जहां पर टावर गिरा था, वहां से मलबा हटाने में जुटे लोग आज ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि यहीं पर उन 30 मजदूरों की लाशें हो सकती हैं जो अब तक लापता हैं। और एक ब्रिटिश बच्ची है वेनिलोप होप। उनका जन्म साल 2017 में हुआ था। जन्म के वक्त वेनिलोप का दिल शरीर से बाहर था और तब से लेकर आज तक उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वो यूके में एकमात्र बच्ची हैं जो ऐसे हालात में जन्म लेने के बावजूद बच पाईं। उनका जन्म मेडिकल हिस्ट्री में दर्ज है तो इलाज का तरीका भी मिसाल बन गया है। सारा हॉली की इस रिपोर्ट में सर्जरी की कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं। सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट और थिएटर स्टाफ की मेडिकल टीम को बताया गया है कि आगे क्या होना है। जन्म से ही कई चुनौतियों का सामना करने वाली एक छोटी बच्ची की अहम सर्जरी होने वाली है। वेनिलोप होप का जन्म 2017 में लेस्टर में हुआ था। उनका दिल जन्म से ही सीने के बाहर था। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में इस हाल में जन्म लेने के बावजूद जिंदा बचने वाली वो इकलौती बच्ची हैं। बेबी वेनिलोप के 3 ऑपरेशन किए गए थे ताकि दिल को छाती के अंदर किया जा सके। पहली सर्जरी कंसल्टेंट कंजेनिटल कार्डियक सर्जन इकेना ओमेजा ने की। वेनिलोप के जन्म से लेकर इस सर्जरी तक उसके साथ रहना, ये समय आपके लिए कैसा रहा? मैं कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ जो इसका हिस्सा बना। सबके लिए ये रोमांचक था क्योंकि ऐसा कुछ हमने पहले कभी नहीं देखा था। वेनिलोप का जन्म बिना ब्रेस्ट बोन की हुआ था। उनका दिल स्किन की पतली सी परत से ढका था। अब वो 7 साल की हैं और उन्हें हर वक्त सीने पर एक सुरक्षा कवच पहनना पड़ता है। सर्जन्स ने वेनिलोप के दिल के आसपास पसलियों से एक ढांचा बनाने की योजना बनाई है। उनकी मां नाओमी फिंडले को उम्मीद है कि इससे वेनिलोप सुरक्षित रहेंगी। वेनिलोप को थिएटर में ले जाने का वक्त आ गया। अलविदा कहना मुश्किल है। ये बहुत बड़ी बात है। कई चिंताएं हैं, कई भावनाएं हैं। मुझे उसे सौंपना होगा। मेरा सबसे बड़ा डर उसे वहां भेजने और उसके वापस ना लौटने से जुड़ा है। एनेस्थेटिस्ट की एक टीम ने वेनिलोप को सर्जरी के लिए तैयार किया। वो पूरी प्रक्रिया के दौरान वेनिलोप पर नजर रखेंगे। ये एक बाईपास मशीन है, सीधे वो इसी पर जाएगी। उसकी स्किन से चिपके दिल को अलग कर रहे होंगे तो ये पंप उनके दिल को ठीक से काम करने में मदद करेगा। सर्जरी का ये पहला हिस्सा कितना खतरनाक है? ये खतरनाक है क्योंकि स्किन बस नसों को कवर कर रही है और दिल को छाती के अंदर ले जाने की कोशिश में आप इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑपरेशन जारी है। एक पेचीदा सर्जरी के लिए मेडिकल स्टाफ की एक बड़ी टीम का ऑपरेशन थिएटर में होना जरूरी है। इसमें पूरा दिन लगने की संभावना है, बल्कि शाम भी हो सकती है। सर्जन्स को वेनिलोप की दोनों तरफ की पसलियां तोड़नी पड़ी ताकि पसलियों से उनके दिल के इर्द गिर्द एक कवच बना सकें। इस सर्जरी को खत्म होने में 9 घंटे लगे। ये एक बड़ी सफलता है और सर्जन्स बहुत खुश हैं। ये बहुत अच्छे से हुआ। मैं कहूँगा कि ये हमारी उम्मीद से भी अच्छा रहा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वेनिलोप को किसी और सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरह से फिर से कुछ बनाने जैसा है। मैं एक्सरे देख रहा था और ये वाकई सुंदर लग रहा है। और दक्षिण कोरिया में चल रहा है लोटस लैंटर्न फेस्टिवल।
बुद्ध के जन्मदिन से पहले वहाँ ये फेस्टिवल मनाया जाता है और इस दौरान लोग सड़कों पर निकलकर इस तरह जश्न मनाते हैं। 보급을 통한 저변 확대로 전통 예술을 계승하고 있는 단체। और बीबीसी के इस खास डिजिटल प्रोग्राम में इतना ही। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका।